अच्छा, इसमें आज हम आपको बफर स्टॉक क्या है ये समझाएंगे। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में, यानी जहां अनाज जो भी अनाज ज़्यादा पैदा होता है, ऐसे राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है और किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं और इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। और ये कीमतें जो है पहले से फसल की बुवाई से पहले निश्चित कर दी जाती हैं। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, यानी फसलों को किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, इस उद्देश्य से बुवाई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है और ख़रीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। खाद्य भंडार ये बड़े बड़े गोदाम होते हैं, वहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में, यानी जहां कम अनाज पैदा होता है ऐसे क्षेत्रों में, और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। सरकार जो है गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए और जहां अनाज कम पैदा हो रहा है वहां उपलब्ध कराने के लिए ये व्यवस्था करती है और इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यानी ये बाजार की कीमत से काफ़ी कम होती है ये कीमत, और इस कीमत को क्या कहते हैं? निर्गम कीमत। और यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में भी मदद करता है, यानी आपदा के समय या समस्या हो जाए खाद्यान्न की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों, यानी ये नियमित हैं राशन की दुकानें, सरकारी दुकानें कहते हैं इन्हें, राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित कराती है। यानी इन दुकानों से समाज के गरीब वर्ग ये जो है अनाज या राशन खरीद सकते हैं। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं और देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, यानी इनकी यहाँ पर जो भी राशन मिलता है उसकी कीमत बाज़ार की दुकानों की कीमत से काफ़ी कम होती है, इसलिए इन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। यहाँ पर क्या क्या मिलता है? चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है यहाँ पे, और ये सब बाज़ार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा, यानी किस तरह की मात्रा? जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि, ये मतलब निश्चित मात्रा में जो है निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। अब देखें राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, यानी निर्धनों में भी अलग अलग तरह के कार्ड बनते हैं। जो ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए अंत्योदय कार्ड, और निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड, और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड। यानी ज़्यादा गरीब, ये निर्धनता रेखा से भी नीचे, इनके लिए है BPL कार्ड, और दूसरे अन्य लोगों के लिए APL कार्ड। अब आप देखें, अपने इलाके की राशन की दुकान पर जाएं और वहां से निम्नलिखित ब्यौरा प्राप्त करें।
पहला, राशन की दुकान कब खुलती है। दूसरा, राशन की दुकान पर कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती हैं। तीसरा, राशन की दुकान के चावल और चीनी निर्धारित रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए की कीमत की तुलना किसी अन्य किराए की दुकान की कीमतों से करें। यानी वहाँ ये जो राशन की दुकान है, इन यहाँ के सामान की कीमत और बाज़ार की दुकानों की कीमत, मतलब क्या है अंतर, पता लगाएं। क्या आपके पास राशन कार्ड है? इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन सी चीज़ खरीदी है, ये आप अपने घर से पता कर सकते हैं। क्या उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? और अगला है, राशन की दुकानें क्यों ज़रूरी हैं। तो ये तो आप स्वयं भी हिसाब लगा सकते हैं कि राशन की दुकानें क्यों ज़रूरी हैं। अब देखें, भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा के मामले में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। यानी ये खाद्य सुरक्षा की शुरुआत कब से हुई? बंगाल में पड़ा था अकाल 1940 में। तब हरित क्रांति से पूर्व, यानी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई और गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया, और एकीकृत बाल विकास सेवाएं, इनको शॉर्ट में कहते हैं ICDS, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई। और काम के बदले अनाज FFW, ये 1977-78 में प्रारंभ हुई। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया और वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP चल रहे हैं, यानी गरीबी दूर करने के कार्यक्रम चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। और इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, यानी मेन ज़रूरत तो व्यक्ति की खाद्यान्न है और उसे मतलब वहाँ तक पहुँचाना, सभी को मिले खाद्यान्न, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं और अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं और रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी करते हैं और खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं, क्योंकि जब रोजगार मिलेगा उनकी आय बढ़ेगी तो वो अपना खाद्यान्न खुद भी खरीद सकने में सक्षम हो सकते हैं। अब देखें, सरकार की ओर से शुरू किए गए खाद्य पर आधारित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एकत्र करें। ये आपके काम, मतलब आपको करना है कि सरकार की ओर से कौन कौन से खाद्य पर आधारित कार्यक्रम मतलब चलाए जा रहे हैं। और ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, रोजगार गारंटी योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दोपहर का भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं आदि, इस तरह के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।